नमस्कार, मैं शिव। आप देख रहे हैं यूपी खबर। आज हम बात करने जा रहे हैं इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पे कि क्या मकर संक्रांति से खुल जाएगी कई लोगों की किस्मत। क्या वो योगी की मंत्रिमंडल में बनेंगे मंत्री? क्या नए लोगों को मिलेगा मौका या पुराने फिर से आ जाएंगे मंत्रिमंडल के विस्तार में? इन सारी बातों को हम करेंगे आपसे बातचीत। वीडियो के अंत तक बने रहिए। आखिर वो कौन लोग हैं जिनके नामों की चर्चा हो रही है योगी मंत्रिमंडल के विस्तार में? हमने देखा कि लगभग इस पूरे के पूरे, चूंकि भारतीय जनता पार्टी सनातन मूल्यों पर काम करती है और ऐसे में वो शुभ और अशुभ मुहूर्तों पर भी विशेष ध्यान देते हैं। इसीलिए मकर संक्रांति के बाद मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा लगभग 15 से 20 दिनों से बनी हुई है। और ऐसे में आपको बता दें कि मैराथन मीटिंग्स भी चल चुकी हैं, जहां एक तरफ पंकज चौधरी के सर पर ताज, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का ताज रखने से पहले एक बड़ी लंबी मैराथन मीटिंग योगी आदित्यनाथ के आवासीय कार्यालय पर हुई। आपको बता दें कि वहां पर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। वहां पर आप देखेंगे तो संघ के जो पूर्वी क्षेत्र प्रचारक हैं, क्षेत्र प्रचारक अनिल जी थे। इसके अलावा अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में बीएल संतोष जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, जो कि संघ के प्रचारक होते हैं और संघ के प्रचारक ही राष्ट्रीय महामंत्री जैसे दायित्वों का निर्वाह करते हैं वो। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो डिप्टी सीएम केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक, ऐसे एक लंबे लोगों की मैराथन मीटिंग चली, जिसको कोर कमेटी बोला गया। ये प्रदेश अध्यक्ष बनने के पहले और उसके बाद भी लगातार बैठकों का दौर जारी रहा। दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश में सरगर्मियां इस जाड़े में बहुत गर्म रही। वैसे तो प्रदेश का तापमान बहुत -डिग्री पे जा रहा था, बहुत ही कम डिग्री पे था, लेकिन वहीं पर जो राजनीतिक तापमान था बहुत आगे, बहुत बड़ा था। उसमें तरह तरह की बातें हो रही थी कि आखिर मंत्रिमंडल के विस्तार में किसको जगह दी जाए और किसको ना दी जाए। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि कई ऐसे संगठन के पदाधिकारी, उनको मंत्रिमंडल के विस्तार में जगह मिल सकती है और कई ऐसे मंत्रिमंडल के लोग हैं जो सीधे भाजपा के संगठन में भेजे जा सकते हैं, जिसमें एक नाम तो सर्वविदित है, भूपेंद्र चौधरी, जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। उनको मंत्री बनना तय। फिलहाल वो पहले भी मंत्री रहे। अगर आपको पता होगा तो भूपेंद्र सिंह जो भूपेंद्र चौधरी हैं, वो पंचायती राज मंत्री रहे। अब बात यह आ रही है कि नए मंत्रिमंडल के विस्तार में और किन किन लोगों को मौका मिल सकता है और किन की छुट्टी हो सकती है। कहा तो ये जा रहा है कि छुट्टी उनकी भी हो सकती है जो 8 साल से मंत्रिमंडल में बिल्कुल जमे हुए हैं और उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी नहीं है। फिलहाल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की जो रिशफलिंग होती है वो चुनाव के 6 महीने पहले या साल भर पहले ही करती है। पिछले बार की जो रिशफलिंग थी वो तो आपको बता दें कि 2022 में चुनाव था, मार्च अप्रैल में। और वहीं पर अगर हम बात करें तो उन्होंने 21 मतलब मई के करीब में उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार किया था। बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं दिया था। ठीक वही स्थिति पैदा हो गई। अब बात ये आती है कि मंत्रिमंडल के विस्तार में वो कौन लोगों के नाम चर्चा में है जो बन सकते हैं, बनेंगे नहीं बनेंगे ये तो मंत्रिमंडल के विस्तार पे आपको पता ही चल जाएगा। लेकिन जिन नामों की सबसे अधिक चर्चा हो रही है उनमें एक नाम है पंकज सिंह का। पंकज सिंह जो कि राजनाथ सिंह के पुत्र हैं। आपको बता दें कि पंकज सिंह भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार आने से पहले भी विधायक हुआ करते थे। आपको बता दें कि पंकज सिंह नोएडा से विधायक हैं और वो काफी दिनों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। वहीं पर अगर हम बात करें तो उनके भाई नीरज सिंह लखनऊ के अंदर पॉपुलैरिटी के मामले में नंबर 1 पर है। अगर आप देखिए कि जो प्रदेश अध्यक्ष का पूरी तरह से उनका स्वागत का कार्यक्रम जो अयोध्या में था, उसको लेकर के लखनऊ में आप देखिए 10-90 चौराहे से लेकर के पूरे पॉलिटेक्निक सबको क्रॉस करते हुए आप चलेंगे तो सिर्फ नीरज सिंह और पंकज चौधरी दिखाई पड़े। नीरज सिंह जो कि राजनाथ जी के पुत्र हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्हें इसलिए लाभ नहीं मिल रहा कि वो राजनाथ सिंह के पुत्र हैं। इसलिए लाभ मिल रहा है कि आज उन्होंने अपने पिता की विरासत को संजो लिया और स्थिति यह है कि कार्यकर्ता उनके लिए बिल्कुल श्रद्धा के साथ खड़ा रहता है। नीरज सिंह ने काफी दिनों से मेहनत किया है। आपको बता दें कि सदस्यता अभियान में अवध क्षेत्र के सदस्यता अभियान के रूप में उन्होंने प्रभारी के रूप में काम किया, उसके प्रमुख के रूप में काम किया। इसके अलावा संगठन का कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है जो नीरज सिंह ना करते हो, यानी संगठन में भी उनको लाभ मिलेगा। तो ऐसे में पंकज सिंह का नाम आना
फिलहाल चौंकाने वाला नाम नहीं है ये, और उनको होना भी चाहिए, क्योंकि एक बड़े लंबे समय से वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में काम कर रहे हैं, बड़े लंबे समय से वो पार्टी के निर्देशों पर काम कर रहे हैं। तो अगर पंकज सिंह आते हैं तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। बहुत से ऐसे क्षेत्रीय नेता हैं जिनके कैलिबर सरकार में रहने का नहीं था, फिर भी वो सरकार में एडजस्ट है, उनके ऊपर कई तरह के आरोप भी हैं, फिर भी वो सरकार में एडजस्ट है। ऐसे में पंकज सिंह का एक बार मंत्रिमंडल में आना, ऐसा नाम चर्चा में है, लेकिन देखना है कि कहीं उनके पिता का रक्षा मंत्री होना और देश के में जो सत्ताधारी पार्टी है उसके नंबर 2 का नेता और कभी उसके 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का खामियाजा तो नहीं भुगतना पड़ेगा पंकज सिंह को, कि नाम की चर्चा होने के बाद फिर उनका मंत्रिमंडल में नाम ना है। लेकिन अब बात आती है कि और ऐसे कौन से नेता हैं जिनके नामों की चर्चा हो रही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी अगर संगठन की बात करें तो उसमें अशोक कटारिया की चर्चा हो रही है, महेंद्र सिंह की चर्चा हो रही है, जो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं। अगर अशोक कटारिया की बात करें तो अशोक कटारिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एज अ एमएलसी नॉमिनेट होने के बाद उन्हें परिवहन मंत्री बनाया गया। वहीं पर महेंद्र सिंह जल शक्ति मंत्री रहे। दोनों की परफॉर्मेंस कोई बहुत अच्छी नहीं रही। महेंद्र सिंह को लेकर के तो और भी कई ऐसी बातें हैं जो पब्लिक डोमेन में आई और खासतौर मीडिया में आई, लेकिन वो सारी बातों को बैकफुट पे देने के लिए उनको शायद दोबारा मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया। तो क्या योगी सरकार में और योगी के सबसे प्रिय महेंद्र सिंह फिर से कम बैक करेंगे? वहीं पर अगर हम बात करें तो अशोक कटारिया संगठन के महामंत्री रहे, पिछड़े हैं, तो क्या वो भी कम बैक करेंगे? अब बात आती है कि क्या भारतीय जनता पार्टी में जो कि जातीय आधार पर इसका समायोजन करेंगे। अगर योगी मंत्रिमंडल की बात करें तो अभी 54 मंत्री उनके पास है, 6 मंत्री वो और बना सकते हैं। जो उनका साइज है उनके मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के, एमएलए के, उसके हिसाब से 6 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं और पुराने में फेरबदल किया जा सकता है। लोगों का कहना है कि ऐसे 12 लगभग 1 दर्जन मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, जो लगभग 8 वर्षों से काबिज है। अब बात है उसमें एक नाम और आ रहा है, साध्वी निरंजना ज्योति। आपने सुना होगा कि जब प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात हो रही थी तो साध्वी निरंजना ज्योति की भी चर्चा जोरों शोरों पे थी। साध्वी निरंजना ज्योति देश की मंत्री रह चुकी हैं, फूड एंड प्रोसेसिंग मिनिस्टर रही हैं साध्वी निरंजना ज्योति। और अगर हम बात करें तो साध्वी निरंजना ज्योति की सक्रियता भी उत्तर प्रदेश में काफी तेजी से बढ़ गई। अमित शाह से मिलना, उसके बाद नरेंद्र मोदी से मिलना, फिर उत्तर प्रदेश में ये हुआ कि साध्वी निरंजना ज्योति को बनाया जा सकता है उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष। लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि साध्वी निरंजना ज्योति भी योगी मंत्रिमंडल में स्थान पा सकती है। फिलहाल वो उनको लाने के लिए सरकार, केंद्र की सरकार बहुत चाहती है कि वो योगी के मंत्रिमंडल में आए, और ऐसे में जब एससी कम्युनिटी की बात होगी तो उसमें साध्वी निरंजना ज्योति इसको रिप्रेजेंट करेंगे। वहीं पर एक नाम और आ रहा है, वो नाम अवध क्षेत्र से आ रहा है, पदम सिंह चौधरी। पदम सिंह चौधरी एक ऐसा नाम है जो बहुत पुराने, कई बार के वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। उनके परिवार में अगर बात करें तो उनका पूरा परिवार पुराना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ के समय से काम करता रहा है। पदम सिंह चौधरी जो है उर्मी बिरादरी से आते हैं और उनको भी स्टैब्लिशमेंट करने की बात हो रही है। फिलहाल पद्म सिंह चौधरी को इसलिए भी बनाया जा रहा है कि जो ये पूरा अवध क्षेत्र का जो बेल्ट, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती की अगर बात करें और बाराबंकी तक, जहां कुर्मियों का बड़ा प्रभुत्व है और एक समय बेनी प्रसाद वर्मा समाजवादी पार्टी के बड़े नेता वहां पर होते थे, ऐसे में उनकी तोड़ के रूप में पद्म सिंह चौधरी को देखा जा रहा है। पद्म सिंह चौधरी की लोकप्रियता तगड़ी है और आपको बता दें कि पद्म सिंह चौधरी कुर्मी बिरादरी को रिप्रेजेंट करते हैं और इस रिसेफल में उनको लाया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और नाम है दिनेश खटे, जो कि मंत्रिमंडल में है। और ऐसे में आपको बताएं कि अगर हम 2022 के पहले के चुनाव की बात करें तो देवी पाटन मंडल में मंत्री पलटू राम, श्री पलटू राम जी को बनाया गया, जो कि खटिक समाज से आते थे और ऐसे में उन्हें समय कम मिला। उनकी परफॉर्मेंस कौन देखे, 6 महीने में वो क्या करने वाले थे। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस बार भी देवी पाटन मंडल से एक मिनिस्टर बन सकता है अगर साध्वी निरंजना ज्योति एंट्री करती हैं। और उसके बाद सरकार के पास अगर कहें तो बहुत से अवसर हैं पलटू राम जी को एडजस्ट करने के। लेकिन अगर हम बात करें तो पलटू राम जी एक ही शर्त पे आ सकते हैं, जब दिनेश खटिक को हटाया जाए, क्योंकि दिनेश खटिक खांटी वर्कर कहे जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो संघ से जुड़े रहे हैं और दिनेश खटिक काफी मुखर भी रहे। एक समय उन्होंने तो अपने कैबिनेट मिनिस्टर पर बाकायदा पत्र जारी कर दिए थे जो पब्लिक डोमेन में था, मीडिया में आ गया था। तो दिनेश खटिक अगर रिप्लेस होते हैं तो उस जगह खटिक नेता के तौर पर देवी पाटन मंडल से पलटू राम भी एक बड़े दावेदार के रूप में खड़े हो सकते हैं। लेकिन बात अगर
पूर्वी बिरादरी में पद्म सिंह चौधरी देवी पाटन मंडल से आ सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें ब्राह्मण को लेकर के, तो क्या ब्राह्मणों में कोई चेहरा है जो इसको रिप्लेस कर सकते हैं, जिनको ला सकते हैं? तो आपको बता दें कि इसके लिए देवी पाटन मंडल के लोगों को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि ब्राह्मण चेहरे में मनोज पांडे सबसे बड़े दावेदार है। उसका कारण है कि मनोज पांडे ने समाजवादी पार्टी को धोखा देके भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे राज्यसभा के, उनको जिताने का काम किया था। आपने फरवरी 2024 का वो समय तो देखा होगा कि जब उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव हो रहे थे तो उसमें क्रॉस वोटिंग हुई थी, जिसमें समाजवादी पार्टी के 6 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की थी। अक्सर जब क्रॉस वोटिंग होती है तो उसमें कई तरह के कंपनसेट किया जाता है पार्टियों के द्वारा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के एक और राज्यसभा के सदस्य चुन लिए गए थे और वो इन्हीं की क्रॉस वोटिंग से चुने गए थे, जिसमें मनोज पांडे थे, राकेश पांडे थे, राकेश सिंह थे विधायक सपा के, अभय सिंह थे। फिर हम बात अगर करें तो उसमें महाराजी देवी जो कि गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी है। फिर उसमें एक दूसरा नाम आता है पूजा पाल का। पूजा पाल इज अ वेरी, अगर हम बात करें तो बहुत ही फेमस चेहरा है, क्योंकि जब पूजा पाल की बात होती है तो अतीक अहमद की बात आती है, और अतीक अहमद की बात जब आती है तो योगी आदित्यनाथ का वो चेहरा दिखाई पड़ता है जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध होता है। और ऐसे में पूजा पाल ने बड़े बिंदास तरीके से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में योगी आदित्यनाथ के लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ करी थी। पूजा पाल को भी शायद इस मंत्रिमंडल के विस्तार में लिया जा सकता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने बड़ी शिद्दत के साथ भारतीय जनता पार्टी का सपा में रहते हुए साथ दिया था। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि चाहे वो पूजा पाल हो, चाहे वो मनोज पांडे हो, अभय सिंह हो, राकेश पांडे हो, ये सारे के सारे लोग, या राकेश सिंह, ये सारे के सारे 6 विधायक जो वोट करके अंदर ही अंदर सपा को जिन्होंने वोट भाजपा को किया, ये अभी भी तकनीकी रूप से समाजवादी पार्टी के ही कार्यकर्ता है, एक्सेप्ट मनोज पांडे। मनोज पांडे ने बाकायदा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, लेकिन विधायक के रूप में अगर बात करें तो अभी भी तकनीकी रूप से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, क्योंकि अखिलेश यादव किसी भी तरह का रिस्क लेने को तैयार नहीं है। और अखिलेश यादव ने इन लोगों की सदस्यता निरस्त करने के लिए कोई आवेदन भी नहीं किया, और न वो कर सकते हैं। तकनीकी रूप से अखिलेश यादव भी ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि राज्यसभा और राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी व्हिप काम नहीं करता है, वहां पर संविधान के अंतर्गत इनकी सदस्यता नहीं जा सकती है। तो ये भी एक कारण है कि अखिलेश यादव इनकी सदस्यता डिसॉल्व करने के लिए किसी तरह का कोई पत्र नहीं लिखते हैं, और ना ही वो बहुत आक्रामक होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो पिछड़े वर्ग से आने वाले जो क्रॉस वोटिंग करने वाले थे, वो उनको लेके भी आक्रामक नहीं होते। लेकिन यहाँ बात मंत्रिमंडल के विस्तार की, और मंत्रिमंडल के विस्तार में जो सबसे बड़ा ब्राह्मण नाम आ रहा है क्रॉस वोटिंग में, वो आ रहा है मनोज पांडे। मनोज पांडे जो कि सपा सरकार में भी मंत्री रहे, रसूख रखते हैं। और रायबरेली की अगर हम बात करें तो रायबरेली की जो जमीन है वो कांग्रेस पार्टी की जमीन कही जाती है, और रायबरेली को पूरी तरह से नस्तो नाबूद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक बार मनोज पांडे पर दांव लगाएगी। मनोज होना भी चाहिए, क्योंकि मनोज पांडे मई 2024 से इंतजार कर रहे हैं मंत्री बनने का। हर बार ये कहा जाता है जैसे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा आपको विस्तार में रखा जाएगा। मनोज पांडे बड़े धैर्य के साथ बैठे हुए। अगर मनोज पांडे को मंत्री नहीं बनाया जाता तो इसके दुष्परिणाम भी देखने को मिलेंगे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, देर सवेर लोगों को एडजस्ट कर ही लेती है। फिर चाहे वो आरपीएन सिंह हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, ऐसे कई नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी और अन्य दलों से आए, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने समायोजन किया। इस मंत्रिमंडल के विस्तार में जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी से अलग क्रॉस वोटिंग करके आए हैं, ऐसे 6 लोगों के लिए अलग अलग चीजें तैयार कर रखी गई है, जिसमें मनोज पांडे का नाम है। अब देखना यह है कि क्या इस मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद कोई नई घटनाक्रम घट सकता है, या इस मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद भाजपा में कोई बड़ा विस्फोट हो सकता है। फिलहाल आपको बताते चले कि इस मंत्रिमंडल पर सबकी नजर है, और नजर इस कारण भी है कि नए प्रदेश अध्यक्ष आने के बाद शायद समीकरण कुछ बदल रहे हैं, और ये समीकरण बदलने के बाद अब क्या नजारा होगा, क्या जो मंत्री बनने वाले थे वो रुक गए, या जो नहीं बनने वाले हैं बन जाएंगे, ये तो भविष्य के गर्भ में है। और हम भी इंतजार कर रहे हैं, पल पल की खबर आपको ला करके देंगे। मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद उसका आने वाले 2027 के इफेक्ट की भी बात करेंगे, और ये भी करेंगे कि मंत्रिमंडल में जो जगह दी गई है क्या उससे भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई विरोध पनपेगा या नहीं पनपेगा। ये सारी चीजें हम बताएंगे मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी खबर। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।